Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे जिसमें हमने उसके फंक्शंस, उसके टाइप्स सब कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस हैं, प्लीज़ देख लीजिए। यहाँ हम बात करेंगे कि जब एक बिजनेसमैन डिसाइड करता है कि उसको अपने गुड्स किस चैनल के थ्रू भिजवाने हैं कस्टमर तक, तो उसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने दिमाग में ध्यान देने पड़ते हैं या याद करने पड़ते हैं। सो बेसिकली इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, यू हैव मैन्युफैक्चर्ड समथिंग, तो आपको वो मैन्युफैक्चर्ड गुड कस्टमर को किस तरीके से भिजवाना है, कितने मिडलमैन रखने हैं, क्या क्या सोचना है, मिडलमैन रखने भी हैं नहीं रखने हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप इन सारे फैक्टर्स पे थोड़ा सा तसल्ली से सोच विचार कर लेंगे। फ्लो चार्ट से ही नज़र आ रहा होगा, फैक्टर्स बहुत सारे हैं और सारे के सारे पढ़ने, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे अगर आपने कोई भी चीज़ ढंग से नहीं पढ़ी हुई है मतलब काम खत्म, ठीक है। और अब तुम ऐसे मानो कि केस स्टडी प्लस एमसीक्यू दोनों कॉम्बिनेशन आने वाला है, तो भैया और ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन और फोकस लेवल से पढ़ना पड़ेगा। सो एक एक फैक्टर को अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको पहले यहाँ पे सारे फैक्टर्स का ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद हम वन बाय वन हर एक फैक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफ़ी बड़ा फ्लो चार्ट है, लेकिन ध्यान से समझोगे तो अच्छी तरह से रिमेम्बरेंस में, मतलब अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सो फर्स्ट इट सेज फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें इन्होंने 5 वो लिए हैं, फैक्टर्स लिए हैं। इनके अंदर सब फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। तो ये इनका काइंड ऑफ हेडिंग है, ऐसे मान सकते हैं। फर्स्ट है product related factor, second is company related factor, third is market related factor, then it's competitive factors and then environmental factors। जो नाम दिया हुआ है उसका मतलब ही वही है। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स बोले तो मैन्युफैक्चरर किस किस्म के प्रोडक्ट बनाता है, उसके जो चीज़ें होती हैं किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं हमारा ये डिसाइड करने में कि हमें कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज करना है। सो यहाँ पे जितने भी सब फैक्टर्स होंगे ना, वो सारे के सारे प्रोडक्ट रिलेटेड होंगे। वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चरर बना रहा है, जिसके बारे में इतना डिसीजन ले रहा है, उससे रिलेटेड होने वाले हैं। सेकेंड है कंपनी रिलेटेड, मतलब आपकी कंपनी किस तरह की है, आपकी बोले तो मैन्युफैक्चरर की कंपनी किस टाइप की है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज करता है। अगर आपकी कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट चलने वाली है तो यू प्रेफर कि डायरेक्टली बेचें। अगर आपकी कंपनी थोड़ा सा लूज रह सकती है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे सकती है, तो यू कैन चूज जितने नंबर ऑफ मिडलमैन आते जाएं, ऐसा। देन मार्केट रिलेटेड फैक्टर, आप बीइंग अ मैन्युफैक्चरर कौन से मार्केट में हो, मतलब आपके गुड्स कौन से मार्केट में बिकने वाले हैं, उस मार्केट से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे लाइंड अप हैं। देन कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट में कितना कॉम्पिटिशन है, वो कॉम्पिटिशन जो है, मतलब वो कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स है वो यहाँ लिखे हुए हैं। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऑब्वियसली हमारी कोई भी चीज़ आज की डेट में एनवायरनमेंट के कंसर्न के बिना तो ख़त्म होती ही नहीं है। एवरीबडी नोज़ कि हमने पहले बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा लिया है एंड अब टाइम है कि हम थोड़ा सा उसके बारे में सोच विचार करें। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो फैक्टर्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड होंगे वो यहाँ पर लिखे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें फिजिकल एनवायरनमेंट भी आ जाता है और बाकी सब चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है, सिचुएशनल वगैरह भी। Now let's talk about product related factors। इसमें आपको 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो कितने का है, कैसा है, कितनी वैल्यू का है, उस पर डिपेंड करता है कि उसे आप डायरेक्टली बेचना पसंद करोगे या फिर इनडायरेक्टली। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का टाइप बता रही थी,
कि जितना महंगा प्रोडक्ट होगा उतना मैन्युफैक्चरर प्रेफर करता है खुद से बेचना कस्टमर को, और जितना सस्ता प्रोडक्ट होगा उतना मिडलमैन के थ्रू बिकवाता है। तो काइंड ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू भी काफ़ी हद तक डिसाइडिंग फैक्टर होती है कि हम कौन से वाला चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज करें। मैं आपको ब्रीफिंग दे रही हूँ, उसके बाद हम वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं ना। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, जितना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होगा ना उतना आप चाहेंगे कि डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हैं। मैंने ऐसे मानो कोई काम है, फर्स्ट से मुझे एक स्लाइड बनवानी है, ठीक है। जितनी कॉम्प्लेक्स स्लाइड होगी ना उतना मुझे एक्सप्लेन करने में एफर्ट्स लगेंगे। मेरा जो स्लाइड मेंबर है जो बनाता है मेरे लिए स्लाइड्स, वो उसको मुझे उतना समझाना पड़ेगा, उतनी देर उसके पास बैठना पड़ेगा, डिज़ाइन रेडी करके देना पड़ेगा, उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट बताना पड़ेगा। उससे बेटर क्या होगा, मैं खुद ही बना लूँ वो डिज़ाइन। मेरे को वो जो रफ डिज़ाइन उसको बना के देना है, उसको जो एक्सप्लेन करना है पॉइंट वाइज, उसके ऊपर जो नज़र रखनी है, उसके बनाने के बाद जो चेक करना है, ये 4 काम करने से तो बढ़िया मैं खुद ही बना लूँ स्लाइड, है कि नहीं है। तो जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी मैन्युफैक्चरर उतना ही कोशिश करेगा कि वो खुद ही वो काम कर ले इंस्टेड ऑफ सामने वाले से करवाने के। तो जितना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट उतना डायरेक्ट चैनल होगा, और जितना मतलब सिंपल प्रोडक्ट होगा उतना ही इनडायरेक्ट चैनल होगा। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किस नेचर का है उस पर भी डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरर उसे खुद बेचना चाहता है या फिर किसी और के थ्रू बिकवा सकता है। ये आपको पॉइंट और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। देन पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है। एवरीबडी नोज कि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स और नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं, एक जो लंबे समय के लिए चलते हैं और एक जो थोड़े दिन में ही खराब हो जाते हैं, लाइक सब्जियां वगैरह। जो चीज़ लंबे समय के लिए चलेगी ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर उसे किसी के थ्रू बिकवाना चाहेगा, लेकिन जितना ही वो जल्दी सड़ने वाली चीज़ होगी मैन्युफैक्चरर चाहेगा ना खुद से बेच दे, क्योंकि वो खुद रिटेलर को होलसेलर को भिजवाएगा, फिर रिटेलर को भिजवाएगा, फिर वो कस्टमर तक पहुंचेगा, तब तक तो वो खराब ही हो जाएगी। फर्स्ट से मैंने एप्पल के बाग लगाए हैं, तो अब मैं एप्पल जो मैंने बनाया है, मतलब वो किया है, उगवाया है, वो मैं प्रेफर करूँगी ना कि मैं डायरेक्टली कस्टमर को बेच दूँ। क्यों प्रेफर करूंगी, क्योंकि जब तक मैं दूसरे लोगों को बेचते रहूंगी, वो आगे पास करेंगे तो अल्टीमेट कस्टमर तक तो वो चीज़ खराब हालत में ही पहुंचेगी। तो ऐसे में पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट भी, मतलब ये एक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन डिसाइडिंग कि कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें चूज करना है। देन लेट्स टॉक अबाउट कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स। इसमें फर्स्ट है फाइनेंस। सी, कंपनी जितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी वो खुद ही अपना बीड़ा उठा लेगी, वो बोलेगी हम डायरेक्टली कस्टमर से बात करेंगे, डायरेक्टली कस्टमर को बेचेंगे। लेकिन कंपनी जितनी फाइनेंशियली वीक होगी उसको लगेगा यार जिसके थ्रू बिक रहे हैं बिकवा दो बस। तो कहने का मतलब ये हुआ, फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो मिडलमैन कम होंगे, फाइनेंशियली अनस्टेबल है तो मिडलमैन ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ कंट्रोल। हम कितना कंट्रोल रखना चाहते हैं अपने हाथ में। ज़्यादा टाइटनेस रखेंगे, ज़्यादा रिजिड रखेंगे चीज़ों को, तो उतने ही कम मिडलमैन आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड होंगे या फिर आप दूसरों को इन्वॉल्व करने में इंटरेस्टेड कम होंगे। लेकिन जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतने ज़्यादा मिडलमैन आ सकते हैं। सो अगेन फ्लेक्सिबिलिटी या फिर रिजिडनेस पे डिपेंड करता है कि आप कितने मिडलमैन बर्दाश्त करेंगे। नेक्स्ट है आपका मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। पहला इसमें है नेचर ऑफ मार्केट। आप किस मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, आपके प्रोडक्ट जिस नेचर के होंगे ऑब्वियसली उसी मार्केट में बेचेंगे, तो उस पर भी डिपेंड करता है। इंडस्ट्रियल मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट है। इंडस्ट्रियल है तो हम डायरेक्टली बेचें, कंज्यूमर है तो हम थ्रू भिजवाएं। तो ये सारे फैक्टर्स भी काफ़ी हद तक डिसाइड करने में मदद करते हैं। साइज ऑफ मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है तो ज़्यादा मिडलमैन लगेंगे, छोटू सा मार्केट है तो कम मिडलमैन लगेंगे। जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। सी, जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है एक ही जगह सीमित हो जाना। मतलब सी बेसिकली मान लो मेरी इंडस्ट्री
अगर इतने से एरिया में रहती है और आसपास ही अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहती हैं, तो ऐसे में ज़्यादा मिडलमैन इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आई वांट कि मेरी इंडस्ट्री यहाँ पे और मैं सारी जगह अपने प्रोडक्ट्स पहुँचाऊँ। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट्स की रीच बढ़ेगी, जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन उसका लूज होता जाएगा, वैसे वैसे ही मुझे ज़्यादा मिडलमैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना दूर आपको अपना सामान भिजवाना है उतने ज़्यादा मिडलमैन लगेंगे, और जितना पास आपको सामान भिजवाना है उतने कम मिडलमैन आपको लगेंगे। क्वांटिटी परचेज, देखा होगा घर में अनियन आते हैं, मतलब प्याज आते हैं 1 किलो 2 किलो, तो आप यूजुअली ठेले वाले भैया से खरीदते हो। लेकिन जब आपको, मतलब आपके घर में कोई शादी है, पार्टी है और बल्क में प्याज चाहिए, क्योंकि प्याज के बिना तो कोई सब्जी टेस्टी लगती नहीं है, और आपको चाहिए मतलब 100 किलो प्याज, तो ऐसे में आप मतलब वो सब्जी वाले भैया से थोड़ी ना लोगे, ठेले वाले भैया से थोड़ी ना लोगे। आप कहाँ जाओगे? आप सब्जी मंडी जाओगे, जहाँ पे फार्मर्स बल्क में अनियन बेचने आते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। सो जितना बल्क में आपको सामान चाहिए होगा उतना ज़्यादा आप प्रेफर करोगे मैन्युफैक्चरर के पास जाना, और मैन्युफैक्चरर भी प्रेफर करेगा कि बंदा मेरे पास ही आए। और जितना ही स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करना होगा तो आप प्रेफर करोगे आप रिटेलर से खरीद लो, दैट मीन्स मिडलमैन से खरीद लो। तो क्वांटिटी परचेज पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज करना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। मानिए आपके प्रोडक्ट की मोनोपोली है, ठीक है, मतलब मार्केट में सिर्फ आप सिंगल सेलर हैं, तो ऐसे में आप अपने मन पसंद के अकॉर्डिंग अपना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे जो आपके जैसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वैसे वैसे आपको थोड़ा सा उनको भी देख के अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, क्या वो किसी मतलब किसी मिडलमैन के थ्रू बिकवा रहा है अपना सामान, कैसे चल रही हैं चीज़ें, तो आपको उनको भी थोड़ा सा देख के समझ के वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो करके आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो जितना मोनोपोलिस्टिक मार्केट होगा उतना ही आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, लेकिन जितना ही कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा उतना ही आपको सामने वालों को देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं। And now let's talk about the last environmental factors, boom recession। किस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है, क्या इस टाइम बूम पे चीज़ें या फिर रिसेशन पे हैं, मतलब नीचे जा रही हैं, उन पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि हम किस तरह का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करते हैं। इसमें और भी चीज़ें आएंगी, यहाँ पे पूरी तरह से नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो हम पढ़ेंगे जब हम उसको अच्छे डिटेल वे में पढ़ रहे होंगे। सो इस तरह से हमारी ब्रीफिंग ख़त्म होती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना इस पर्टिकुलर पार्ट की ब्रीफिंग ख़त्म करके जैसे पूरा वीडियो ख़त्म हो गया, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स थे एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसका ना अब एक्सप्लेनेशन कैसे रहेगा, अब हम एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी मतलब थोड़ा शॉर्ट वे में एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे और शॉर्ट में ही एग्जाम्पल देखेंगे। तो प्रॉपर मैं बना के नहीं दिखाऊंगे, फोटो से ही आपको समझा दूंगी। चलिए फिर अब शुरू कर लेते हैं हम हमारे फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। इसके चारों पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अब से। देखिए, इट सेज whether to have a small or long distribution path depends upon the following factors। आपको डिस्ट्रीब्यूशन पाथ छोटू सा चाहिए या लंबा सा चाहिए, बड़ा सा चाहिए, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे जिनकी ब्रीफिंग मैंने अभी आपको दी है। छोटू मतलब कम मिडलमैन या फिर बिना मिडलमैन के, और लंबा मतलब बहुत सारे मिडलमैन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 4। उसका फर्स्ट फैक्टर है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट लाइन। अब ये मैं आपको समझाऊंगी नहीं, I'll ask a question, ठीक है। 2 चीज़ें बताऊंगी, 2 एग्जाम्पल दूंगी और आपको आंसर बताना होगा। एग्जाम्पल में ये आप मानिए कि क्वेश्चन छुपा हुआ है आपके लिए। चलिए, ऐसे मानिए 2 ब्रांड्स हैं, गुच्ची और हमारा रोलेक्स। अब सबको पता है इनकी जो वॉचेस आती हैं वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाख की आती हैं,
नहीं पता तो मैं बता दूं। और ये जो इंस्टाग्राम पे 4-4 5-5 हज़ार में रोलेक्स की घड़ियां मिल रही होती है ना, वो फेक होती है बेटा। फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, फेक ब्रांड्स वैसा होता है, तो उनको कभी नहीं खरीदना चाहिए, वो रोलेक्स जैसी कभी नहीं चलेंगी। और स्पेशली जब आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी वैसी नहीं हो तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। मतलब कई बार तो लोग ओरिजिनल पहनते हैं और उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि देख के लगता है अरे इसने तो इंस्टाग्राम की उससे ही खरीदी होगी। सो ये तभी खरीदो जब ओवरऑल पर्सनालिटी आपने वैसे मेंटेन की हो। मैं यहाँ पे बाइफिकेशन नहीं कर रही हूँ, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। इट्स जस्ट समटाइम्स एक्स्ट्रा शो ऑफ आपको कम दिखा देता है सोसाइटी में, वो चीज़ होती है। तो रोलेक्स और गुची की वॉचेस आई 2, 3, 4, 5 लाख की, ठीक है। आप इसके मैन्युफैक्चरर हैं, मतलब आप और मोटी पार्टी हैं, आप ये वॉचेस मैन्युफैक्चर करते हैं। ऑन द अदर साइड वो जो मार्केट में 200-300 की वॉच मिलती है जिनका कोई ब्रांड नहीं होता, एज सच लोकल बोलते हैं हम, लोकल घड़ियां, एक तरफ वो है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है गुची रोलेक्स की वॉचेस का, और सेकंड एग्जाम्पल है हमारी लोकल वॉचेस का, जिनकी यूजुअली कोई गारंटी नहीं होती, आप घर तक लाएंगे उतने में ही वो खराब हो जाते हैं। एंड ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, एक्चुअली ऐसा ही होता है। जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं आप उन्हें बस 1 दिन 2 दिन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना दिख रहे हो, उनकी उतनी ज़्यादा लाइफ नहीं होती है एज कंपेयर टू सम स्पेशल ब्रांड्स, ठीक है। अब मुझे ये बात बताइए, आप इन दोनों में से किसमें ज़्यादा मिडलमैन रखना पसंद करेंगे? मान लीजिए आप ये दोनों तरह की घड़ियां बनाते हैं, तो आप मुझे बताइए इनका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप क्या प्रेफर करेंगे दोनों का? क्या सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए? और डिफरेंट होगा तो किसका लॉन्ग होना चाहिए, किसका शॉर्ट होना चाहिए, बताइए। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है आपको। कॉमन सेंस के लिए मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको। ये महंगी घड़ियां हैं। जब कोई चीज़ महंगी होती है तो वो ज़्यादा हाथों में जाए तो उसका खराब होने का डर ज़्यादा होता है। Whereas जब कोई सस्ती चीज़ है वो 10 हाथों में भी जाएगी, 20 हाथों में भी जाएगी, खराब भी होगी, तो इतना ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब ये सोच को ध्यान में रखते हुए आप मुझे बताइए कि कौन से वाले में आप छोटा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफर करेंगे और कौन से वाले में आप बड़ा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफर करेंगे, बताइए। कमेंट करना है आपको बेसिकली, ठीक है। सो गुची, रोलेक्स 2 अलग अलग किस्म की वॉचेस हैं और ये यूजुअली महंगी आती हैं। आप इसके मैन्युफैक्चरर हैं। साइड बाय साइड आपने एक सस्ता और सुंदर टिकाऊ बिजनेस भी खोला हुआ है लोकल वॉचेस का, क्योंकि इनकी बिक्री ज़्यादा होती है, इनकी बिक्री कम होती है। इसमें मार्जिन कम होता है, इसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, बट आपने दोनों बिजनेसेस रखे हुए हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बोथ ऑफ दीज। अब आप अपनी सूझबूझ के अकॉर्डिंग मुझे बताइए कि आप किस में छोटा चैनल पसंद करेंगे और किस में बड़ा, या दोनों का सेम रखेंगे। चलिए, आई होप अभी तक आप जवाब दे चुके होंगे कमेंट सेक्शन में, और नहीं दिया है तो दिमाग में तो ज़रूर आ गया होगा। मैं बस उस जवाब को कंफर्म कर देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी एक हिंट दिया था कि महंगी चीज़ कम हाथों में रहे तभी सही रहती है। यूजुअली आपने मम्मी को देखा होगा घर पे बोलते, जब महंगी वाली वॉशिंग मशीन आती है तो मम्मी बोलती है 1 या 2 इंसान ही इसको हाथ लगाएगा, सब एकदम से मत लगाना। क्योंकि क्या होता है, जितने नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होंगे उसे यूज़ करने वाले, उतना उस चीज़ का बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। भाई मैं गई, मैंने कुछ अलग सेटिंग कर दी, मेरे बाद कोई और गया, उसने कुछ अलग सेटिंग कर दी, तीसरा कोई गया, उसने अलग सेटिंग कर दी, और अल्टीमेटली ये हुआ कि वो खराबी हो गई। हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। ऐसी चीज़ें आप अपने घर में ही नोटिस कीजिएगा। महंगी चीज़ों को कभी भी, स्पेशली द अप्लाइंसेस, उनको कभी भी मम्मी ना सबको हाथ नहीं लगाने देती, या लगाने देती तो बिल्कुल इंस्ट्रक्शन देती, देखो ऐसे करना, ऐसे मत करना। तो ये बोलते हैं कि महंगी चीज़ें अगर कम हाथों में रहें तो वो सेफ रहती हैं, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है उनकी सेफ रहने की। Whereas सस्ती चीज़ों के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। भाई 200 रुपए की कोई चीज़ खराब हो भी जाएगी तो ठीक है यार, दूसरी ले लेंगे, ऐसा होता है ना।
नॉर्मल इंस्टेंस में बता रही हूँ मैं। यहाँ पे ना पैसे की बहुत बार बात आने वाली है, मैं हर बार अपने आप को क्लैरिफाई नहीं करूँगी। आई एम जस्ट टेलिंग यू द नॉर्मल थिंकिंग कि 200 रुपये की चीज़ होगी तो ऐसे में सामने वाला इंसान सोचेगा यार दूसरी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये बोलते हैं जितना महंगा प्रोडक्ट हो उसमें उतना प्रेफर किया जाता है मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को वो चीज बेचे। मैन्युफैक्चरर क्या करे, डायरेक्टली उस कस्टमर को वो चीज बेचे। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो मैक्स टू मैक्स एक ही मिडलमैन रखे, ज्यादा मिडलमैन ना भरे। when it comes to what, महंगी चीजें। but when it comes to सस्ती चीजें you can have any number of middlemen। so यहाँ पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट रहेगा, whereas यहाँ पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग रह सकता है। and that's what the point says, value of product line। if the unit value of product is high or for expensive product direct sale from company is preferred while for less costly products longer chains are preferred। जब आप महंगी चीजों के बारे में बात करते हैं तो आप प्रेफर करते हैं डायरेक्टली ही कस्टमर तक वो चीज पहुंच जाए बिना मिडलमैन के, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट रहेगा। लेकिन जब आप कोई सस्ती चीज बेच रहे हैं, सॉल्ट, सोप, लोकल वॉच या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, दिस इजंट आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो ऐसी सब चीज़ों में यू प्रेफर कि लॉन्ग वाले हो जाए ताकि जल्दी से जल्दी सेल आउट हो हमारी चीज़ें, ऐसा रहता है। अच्छा, लास्ट में मैं क्या करूँगी, ये सारे फैक्टर्स को याद करने के लिए ना एक टेबल बना दूंगी, अगर मुझे खुद याद रहा तो उस टेबल में मैं लिख दूंगी कि इसमें कौन से वाला चैनल प्रेफर किया जाता है, इसमें कौन से वाला चैनल प्रेफर किया जाता है। वो आपके एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर इस वीडियो के एंड तक मुझे याद नहीं रहा और मैंने नहीं बनाया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे याद दिला देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है। चलिए सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। सेकेंड पॉइंट बोलता है प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोलता है? अगेन आई विल बी गिविंग यू 2 एग्जाम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन और फिर उसके बाद मैं उसका आंसर खुद ही दे दूंगी, क्योंकि मुझे पता है ना भाई, कोई बच्चा कंफ्यूज हो गया तो आंसर कहाँ ढूंढेगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं फॉर से किस चीज़ का एग्जाम्पल ले? ऑन वन साइड विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ AC। AC का लें क्या? AC में कॉम्प्लेक्सिटीज ज़्यादा नहीं होती हैं, चलिए ठीक है ले लेते हैं। दूसरी तरफ हम एग्जाम्पल लेते हैं वॉशिंग मशीन, ठीक है। वॉशिंग मशीन कौन से वाली? ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा, राइट। चलिए दोनों के फॉर्मेलिटी के बारे में बात करती हूँ। AC को एक बार इंस्टॉल कर दिया जाए तो उसके बाद सिर्फ उसके रिमोट से हमें क्या करना होता है? नंबर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। स्विंग को देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करेंगे? टाइमर लगा सकते हैं, है ना। मतलब रिमोट के 4-5 फंक्शन होते हैं, वो सीख लेंगे। लेकिन से पहले मैं बता देती हूँ, AC को हर साल सर्विसिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में AC बंद हो जाते हैं, फिर उसके बाद गर्मियाँ स्टार्ट होती है, तो गर्मियों में स्टार्ट करने से पहले AC अपन को एक बार सर्विसिंग करा लेनी चाहिए, जो कि अगेन कंपनी वालों का काम होता है, आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी होती है। तो AC इंस्टॉल कराया, रिमोट के 2-4 फंक्शन समझ लिए एंड यू विल बी गुड टू गो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, यहाँ पे 100 तो फंक्शंस होते हैं, 15 बटन्स होंगे, वो जो प्रेस वाले, इजी प्रेस वाले होते हैं, टच वाले होते हैं। फिर उसके बाद उसमें कुछ होता है कि गन निकालना है तो यहाँ से निकलेगा, अगर आपको वो डालना है, साबुन डालना है तो वो यहाँ से डलेगा, ये होगा, वो होगा, और ये होगा, वो होगा। कभी बंद पड़ती है तो आपको ये करके देखना पड़ेगा, वो करके देखना पड़ेगा, ये वो। तो मतलब बहुत सारी क्या होती हैं? फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं।
सो AC, वैसे AC भी सही ऑप्शन नहीं है यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में, बट हमारे सामने AC था तो हमने उसका एग्जाम्पल ले लिया। मैं मान रही हूँ AC थोड़ा सिंपल होता है समझना इन कंपैरिजन टू अ वॉशिंग मशीन विच इज़ फुल्ली ऑटोमेटिक। उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें, वो सारे फंक्शंस आपको सीखने पड़ते हैं। और सीखने पड़ते हैं मतलब कोई आएगा आपको एक्सप्लेन करेगा, देन यू विल गेट टू नो अबाउट इट कि अच्छा इससे ये होता है, उससे ये होता है। I remember जब we bought fully automatic washing machine, that time the company person came and उसने almost हमें 1.5 घंटे तक फंक्शन समझाए थे। मतलब एक एक फंक्शन को उसने करके प्रैक्टिकली बताया था हमें। तो ऐसे 1.5 घंटे तक उसने पूरी हमारी क्लास लगाई थी। बट द बेस्ट पार्ट इज दिस कि उसके जाने के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आया था, तो हमें दोबारा से चीज़ें करके देखनी पड़ी थी। तो अगेन ये शो करता है कि कॉम्प्लेक्सिटीज ज़्यादा हैं यहाँ पे, वेयरएज वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज कम है। अब यहाँ पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखिए, जो चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी उतना मैन्युफैक्चरर चाहेगा कि ये चीज़ मैं खुद ही कस्टमर को एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि 10 इंस्ट्रक्शंस होंगी। मैन्युफैक्चरर, ऐसे मानिए 10 इंस्ट्रक्शंस हैं, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दी, उसके बाद उसे रिटेलर को देनी थी, लेकिन उसे उस 10 इंस्ट्रक्शंस में से सिर्फ 8 इंस्ट्रक्शंस याद आई और 8 में भी 3 में उसने गलती कर दी। फिर रिटेलर आगे गया कस्टमर के पास, उसने कस्टमर को 8 में से 7 इंस्ट्रक्शन बताई, क्योंकि ये भी एक भूल गया और उसमें से 4 उसने गलत कर दी। अल्टीमेटली कस्टमर तक सही इंस्ट्रक्शन कितनी पहुंची? सिर्फ 3 थी। कितनी? 10। तो ऐसे में तो कस्टमर के तो घर आते ही मशीन खराब हो जाएगी, चीज़ खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे वो प्रेफर करते हैं कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली ही कस्टमर से बात करे। आपने कभी वो गेम देखा है जिसमें लाइन में सबको खड़ा कर देते हैं और पहले वाला बिना कुछ बोले सेकंड वाले को, मतलब लास्ट सेकंड वाले को एक चीज़ करके दिखाता है, ठीक है, मिमिक करके दिखाता है कि अरे ऐसे 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 ऐसे। उसे इंटरप्रेट करना होता है वो क्या बोल रहा है, फिर उसको जितना समझ में आता है वो आगे वाले को मिमिक करके दिखाता है, फिर वो आगे वाले को, फिर आगे वाले को, फिर वो आगे वाले को। हमेशा नोटिस करना, लास्ट से जो बात शुरू हुई थी ना टुकड़ों में जा जाके पता नहीं अलग ही इंटरप्रिटेशन से फर्स्ट वाले को पता चलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनी लंबी लाइन होगी ना उतना कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरर प्रेफर करेगा कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको मैं डायरेक्टली ही कस्टमर को समझा दूँ, इंस्टेड ऑफ 10 लोगों को बीच में लूँ जो कि पता नहीं इन्फॉर्मेशन का क्या ही कर दे कबाड़ा बिल्कुल। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सिंपल प्रोडक्ट्स, वहाँ पे मैन्युफैक्चरर को लगता है यार एक इंस्ट्रक्शन ही तो है। जैसे क्लॉथ्स हो गए, क्लॉथ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि इसे वॉशिंग मशीन में नहीं धोना, या फिर इसे वॉशिंग मशीन में ही धोना है पर हार्ड साबुन से नहीं धोना। तो अब इतने में मैन्युफैक्चरर क्या सोचेगा कि भाई क्या ही भूलेगा इंसान, तो वो होलसेलर को बताएगा भाई एक इंस्ट्रक्शन है, वो बोलेगा रिटेलर को कि एक इंस्ट्रक्शन है, रिटेलर आगे कस्टमर को बताएगा एक इंस्ट्रक्शन है। सो ऐसे में एक ही इंस्ट्रक्शन इसलिए सामने वाले तक पहुंच गई। लेकिन एक इंस्ट्रक्शन कब हुई? जब प्रोडक्ट क्या था? सिंपल था। लेकिन अगर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होगा तो आप एक इंस्ट्रक्शन से काम नहीं चला सकते हो, आपको उस टाइम पे अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कस्टमर को, तभी तो कस्टमर उस चीज़ को अच्छे से याद रख पाएगा। वैसे मैं बोलूँ कॉम्प्लेक्स चीज़ों में ना आप सारे अप्लाइंसेस ले सकते हो, इवन आप AC भी इधर ही पिक कर लो। आप यहाँ पे क्लोथ्स का एग्जांपल ले लेना, ठीक है। तो सारे अप्लाइंसेस लाइक आपका एयर फ्रायर, लाइक आपका ग्रिल सैंडविच बना मेकर, या फिर आपका वॉशिंग मशीन, या फिर आपका रेफ्रिजरेटर, इन सब के एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हो। और यहाँ पे प्रेफर किया जाता है कि कम से कम लोग हों चैनल में। So it says technically complex product requires expert advice and guidance, so direct sale is preferred. कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें एक्सपर्ट की एडवाइस और गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, सामने वाले को गाइड करना पड़ता है कि कैसे इस चीज़ को इस्तेमाल करें। तो ऐसे में डायरेक्ट सेल प्रेफर की जाती है। डायरेक्ट सेल बोले तो कौन सी वाली? जीरो लेवल चैनल वाली, जिसमें जीरो मिडलमैन होते हैं। Whereas for simple product, longer channels can be used. Simple products के लिए हम लंबे channels को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। So यहाँ पे ये वो ख़त्म होता है। See, ये जो examples मैं लिखती हूँ ना, ये हमेशा नोट डाउन किया करो। Reason being, ये examples आपको
सामने वाले को कॉन्सेप्ट समझाने में मदद करेंगे। जब आप आंसर शीट में अपने आंसर लिख रहे होगे ना नॉर्मल पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो उस टाइम पे आप सामने वाले को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे कि देखिए एग्जाम्पल भी पता है मुझे, देखो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी अच्छी है। तो वो चीज़ ज़रूर रखिएगा और एग्जाम्पल को हमेशा नोट डाउन कीजिएगा। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी लिखोगे एक हिंट के लिए कुछ भी, बट वो हिंट आपको बाद में याद रहनी चाहिए। ये ना हो कि पूरी वीडियो आपको दोबारा देखनी पड़े वो हिंट याद करने के लिए। सो एग्जाम्पल्स को हल्के में नहीं लेना है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या बोलता है? ओके, तो यहां हम एग्जाम्पल देंगे मैग्नेट ब्रेन टी शर्ट्स का। यस, ओके, टेल मी वन थिंग, मैग्नेट ब्रेन्स की टी शर्ट क्या ऐसे ही मार्केट में मिल रही थी? बताइए। मैग्नेट ब्रेन्स की टी शर्ट ऐसे वाली जैसे नॉर्मल मार्केट में टी शर्ट बिकती हैं वैसे ही मिल रही थी? ऑब्वियसली नो। हाँ, माइट बी देयर बी अ जमाना जब ऐसा होगा मार्केट में, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। ये टी शर्ट्स स्पेशली ऑर्डर देके कस्टमाइज करा के बनवाई गई हैं। सो इन टी शर्ट्स को हमने क्या किया, हम नॉर्मल एक कस्टमाइजेशन वाले जो भी लोग होते हैं उनके पास गए, हमने उन्हें बोला कि हमें ऐसी ऐसी टी शर्ट बनवानी है। उन्होंने बोला बताइए क्या प्रिंट रहेगा, किस फॉन्ट में रहेगा, किस साइज़ में रहेगा, किस कलर में रहेगा, और बैक पे भी रहेगा, फ्रंट पे भी रहेगा, क्या सीन रहेगा। तो हमने उन्हें सारी चीज़ें समझाई। ठीक है, हमने बताया वाइट कलर की चाहिए, ये कौन सा मटेरियल होता है आई डोंट नो, वो पेस्ट किया जाता है, वो वाले मटेरियल में चाहिए। देन हमें सिर्फ फ्रंट पे लिखवाना है, इस फॉन्ट में लिखवाना है, इस साइज़ में लिखवाना है, पीछे कुछ प्रिंटिंग नहीं रहेगी, और ये टी शर्ट ब्लैक कलर की रहेगी विद वाइट द फॉन्ट्स। ठीक है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हमने उन्हें दी और उन्होंने हमें ये टी शर्ट रेडी करके दे दी। इन्हें बोला जाता है कस्टमाइज प्रोडक्ट्स। कस्टमाइज प्रोडक्ट्स का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आप बनवाते हो स्पेशल ऑर्डर देके। लाइक फॉर से कुछ लोग तो आजकल क्या करते हैं, रिंग्स कस्टमाइज कराते हैं, पेंडेंट्स कस्टमाइज कराते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब मग्स के ऊपर अपनी फ़ोटो वोटो लगवाते हैं। दैट्स तो वेरी ओल्ड ट्रेडिशन नाउ। टी शर्ट पे प्रिंटिंग करवाते हैं, बर्थडेज पे हम दोस्तों को देते हैं ना अपनी अपनी शक्ल प्रिंट करवा के। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं कस्टमाइजेशन के थ्रू, और कस्टमाइजेशन में 100 क्वेश्चन उनके होते हैं, 100 आंसर्स हमें उन्हें देने होते हैं, 10 पॉइंट बताने होते हैं, ये करना होता है, वो करना होता है। ऑन द अदर साइड, जब मतलब हमेशा थोड़ी ना हम MB की टी शर्ट पहने रहते हैं, जब हम नॉर्मल मार्केट में घूम रहे होते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, तो हम नॉर्मल ब्रांड्स की टी शर्ट पहनते हैं। तो फॉर से मैंने एडिडास की टी शर्ट पहनी हुई है। अब मैंने एडिडास को बोला कि भाई साहब मेरा नाम लिख के दे दो टी शर्ट पे। उन्होंने बोला अच्छा ज़्यादा लाड में आ रहे हो तुम, है तुम्हारा नाम लिख के दे दें हमें से। हम अपना ब्रांड का नाम लिख के ही देंगे टी शर्ट, तुम्हें खरीदनी है खरीदो, नहीं खरीदनी आगे चलो। तो यहाँ पे इन्होंने आपसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं ली है, इन्होंने आपसे कुछ पूछा नहीं है, इनको आपने कुछ बताया नहीं है। आप बस गए मार्केट में, आपने एडिडास की टी शर्ट देखी और यू परचेज दैट टी शर्ट। और ये टी शर्ट का डिज़ाइन अलग ही बन गया, ठीक है, समझ जाना दिस इज टी शर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एडिडास का साइन प्रिंटेड था और आपने उसे खरीद लिया। यहाँ पे नो इंस्ट्रक्शंस वर देयर, जो था जैसा था आप खरीद आए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपने कस्टमाइजेशन कराया था, क्योंकि आपने प्रोडक्ट अपने अकॉर्डिंग बनवाया था, सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट यहाँ पे आपको उनको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी। अब इसका चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से क्या लेना देना है? सिंपल सी बात समझो, ऐसे बोलो कि जब हम कस्टमाइजेशन करवाते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, तो यहाँ से कस्टमर से इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग ही तो कस्टमाइजेशन होगी भाई, सिंपल सी बात है। तो कस्टमर अपनी इंस्ट्रक्शंस किसको देगा? रिटेलर को देगा। रिटेलर उसमें से 10 में से 4 इंस्ट्रक्शन याद रखेगा जो होलसेलर को देगा, होलसेलर उसमें से 2 इंस्ट्रक्शन याद करेगा, मैन्युफैक्चरर को बताएगा, और तब तक कलर ही चेंज हो गया होगा टी शर्ट का, प्रिंट ही चेंज हो गया होगा, फॉन्ट ही चेंज हो गए होंगे, तो हर एक चीज़ चेंज हो गई होगी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पास ऑन होने में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लूज हो जाती हैं।
जैसे मैंने आपको पहले बताया कॉम्प्लेक्सिटी वाला पॉइंट, वहां पे मैन्युफैक्चरर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, यहाँ पे कस्टमर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। तो कस्टमाइजेशन में फॉर से एमबी वाले लोगों ने बोला कि हमें मैग्नेट ब्रेन्स की टी शर्ट छपवानी है, ठीक है। इन्होंने बात की एक बंदे से, उसने अपने आगे दोस्त से बात की, उसने अपने आगे दोस्त से बात की, और उसके आगे वाले दोस्त ने फाइनली टी शर्ट बना के दी। तो ऐसे में हो सकता है कि 4 लोगों के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन पास होके गई है वो फिल्टर होके गई हो, और ब्लैक की जगह ब्लू कलर की टी शर्ट बन गई हो, मैग्नेट ब्रेन्स की जगह मैग्नेटिक ब्रेन्स चला गया हो। जैसे कि बहुत सारे बच्चे इस चैनल को नाम यही लेते हैं, मतलब इतने टाइम से वी आर टीचिंग, इतने टाइम से यू पीपल आर स्टडिंग, लेकिन चैनल का नाम ही किसी को अच्छी तरह नहीं पता। कोई मैग्नेटिक ब्रेन्स बोलता है, कोई ब्रेन और समथिंग कुछ बोल देता है, इट्स मैग्नेट ब्रेन्स। मतलब 2 वर्ड्स का ही तो नाम है, याद रख लो ना, क्या दिक्कत है। तो ऐसे में इंस्ट्रक्शंस पास ऑन होने में दिक्कत जा सकती है। तो कस्टमाइजेशन में हम प्रेफर करते हैं कि शॉर्ट तरीका हो, डायरेक्टली कस्टमर मैन्युफैक्चरर से ही बात कर रहा हो, उसी इंस्ट्रक्शन दे रहा हो और वो बना के चीज़ भेज दे। Whereas जब नॉर्मल प्रोडक्ट्स की बात आती है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स की बात आती है जो सबके लिए ऑलमोस्ट सेम बनते हैं, उसमें आपको ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन पास नहीं करने होते। तो चैनल कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, इट वॉन्ट अफेक्ट एनीथिंग। सो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग, नेचर ऑफ प्रोडक्ट से कि कस्टमाइजेशन होगी। तो ऐसे में याद रखिएगा कि आपको हमेशा प्रेफर किया, मतलब आप हमेशा प्रेफर करेंगे मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट में आए। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप शॉर्ट रखना चाहेंगे, वेयर स्टैंडर्डाइजेशन में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप लंबा रख सकते हैं, बिकॉज कोई इंस्ट्रक्शन पास ऑन नहीं करनी है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। मुझे जो लग रहा है ना कि वो टेबल बनाना, जो मैंने अभी आपको बोला था कि टेबल बनाएंगे लास्ट में, मुझे लग रहा है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपको बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाएंगी फिर। पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, ओके सी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते कौन से हैं। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स बोले तो वो प्रोडक्ट्स जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि हमारी वेजिटेबल्स। एक दिन खरीद के आओगे, तीसरे दिन उठा के देखोगे इतनी बड़ी वेजिटेबल इतनी सी हो जाती है, और 1 हफ्ता अगर आपने गलती से उसे रख दिया और फर्स्ट से आपके फ्रिज का टेम्परेचर ऊपर नीचे था, तो भैया इतनी बड़ी सब्जी आपको इतनी सी हालत में, वो भी खराब हालत में मिलेगी, ऐसे मानो। सो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स मीन्स दोज प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ईजिली, बहुत जल्दी, बहुत क्विकली खराब हो जाते हैं। Whereas नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स बोले तो वो प्रोडक्ट्स जो कि सही टाइम, मतलब सही रहते हैं लंबे समय तक के लिए, ठीक है। जैसे पेरिशेबल में मैं आपको एग्जांपल दूं, आप फर्स्ट से सब्जी, पहले तो वेजिटेबल्स का एग्जांपल, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल हम ले सकते हैं केक्स वगैरह का, जो क्रीम वाले केक्स आते हैं वो भी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। देन अदर फूड आइटम्स, ऐसी बहुत सारी आइटम्स होती हैं। 2 एग्जांपल मोर देन सफिशिएंट है। तो पेरिशेबल में आप सब्जियों का एग्जांपल ले सकते हो, फ्रूट्स का एग्जांपल ले सकते हो, केक्स का एग्जाम्पल ले सकते हो। मतलब इस टाइम पे लिटरली मैं अपने फ्रिज में याद कर रही हूँ कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाती है। मम्मी बोलते हैं इसको जल्दी जल्दी निकाल के खा लो या फिर इसको दे दो किसी को, ख़राब हो जाएंगी। नॉन पेरिशेबल में फर्स्ट से मैं बोलती हूँ चीज़ें होती हैं लाइक राइस, अब ये मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगी लेकिन मैंने सुना है इसके बारे में कि जितना इसको रखोगे उतना ये बढ़िया निकलेगी। तो मतलब ये ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब नहीं होती बल्कि ओवर द टाइम ये और टेस्टी होती जाती है। जितना पुराना ये होगा आपके पास मतलब उतना ही टेस्ट वाला होगा ये चीज़। आई हैव हर्ड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो मतलब इट्स लाइक इतने इतने टाइम 3-3 4-4 साल तक। एक बार मैं डिस्कवरी चैनल पे कोई देख रही थी शो, उसमें उसने बताया कि एक ये दिस प्रोडक्ट ये इन्होंने 7 साल तक रखी थी। 7 साल क्या होते हैं, मतलब 7 साल तक अगर आप नॉर्मल चीज़ रखो ना उसका नामो निशान
हट जाए बिल्कुल दुनिया से। खराब तो क्या, वो किसी भी हालत में मिले ही नहीं तुम्हें। और ये इतने सालों बाद, और वो दे वर लाइक टेस्टिंग इट एंड दे वर सेइंग अरे ये कितनी बढ़िया है, और वो सबसे एक्सपेंसिव रेट पे बिकती है, ऐसा मानो आप। तो यहाँ पे ये ऐसे प्रोडक्ट्स जो जल्दी खराब नहीं होते हैं। इसमें और भी चीज़ें आती हैं लाइक नॉर्मल क्लोथ्स हमारे, ठीक है। सो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में जैसे सब्जी, केक्स, फ्रूट्स का हमने एग्जाम्पल लिया। अब ये चीज़ें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। अब ऐसे मानो एक प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर मतलब जिसने उगाया इसे फार्मर फॉर से, उसने मिडलमैन 1 को दिया, उसने मिडलमैन 2 को दिया, उसने मिडलमैन 3 को दिया, उसने मिडलमैन 4 को दिया, और ये 2 दिन बाद इसने दिया था इसको, 2 दिन बाद दिया इसने इसको, 2 दिन बाद दिया इसने इसको, और 2 दिन बाद इसने इसको दिया। और ऐसे ही मिडलमैन 4, 5, 6 करते हुए 10 मिडलमैन हो गए, और 2-2 दिन का गैप होता रहा। 20-30 दिन इसी में लग गए, 1 महीना। मतलब फार्मर ने चीज़ बनाई और उसने भेजी, और 30 दिन वो ट्रांसपोर्टेशन में ही थी, क्योंकि एक बंदा दूसरे बंदे को भेज रहा था। 30 दिन बाद जिस शक्ल से वो फार्मर के यहाँ से निकली थी ना, उस शक्ल में तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको, लिटरली नहीं मिलेगी, अगर आपने उसके साथ प्रिजर्वेटिव्स अटैच नहीं किए होंगे। इवन प्रिजर्वेटिव्स भी अटैच करने के बाद भी वो उसको प्रॉपर वे में कंजर्व नहीं कर पाएगी। Whereas राइस को आप एक से दूसरे को भिजवाओगे, दूसरे से तीसरे को भिजवाओगे, 1 महीना लगा दिया, 2 महीना लगा दिया, तब भी वो खराब नहीं होगा, कच्चा राइस है ना, ठीक है। तो ऐसे में ये बोलते हैं पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में आप जितनी लंबी चेन रखोगे उतनी पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रोडक्ट खराब हो जाए। लेकिन नॉन पेरिशेबल में कितना भी टाइम लग जाए प्रोडक्ट खराब नहीं होता है। हाँ, आप राइस में वो लहसुन डाल के रख सकते हो तो वो खराब नहीं होगा, ऐसा कुछ कर सकते हो ऑप्शन, ठीक है। क्लोथ्स आप रखो, नहीं खराब होंगे अगर आपने उनको पैक करके रखा हुआ है ढंग से। तो पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल पॉइंट्स ये बोलते हैं कि भैया जितना भी लंबा समय लगेगा पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में, उतना प्रोडक्ट खराब होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, एंड वाइस वर्सा। एंड इसी के साथ आई गेस हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब हम शुरू करेंगे कंपनी से रिलेटेड फैक्टर्स। तो यहाँ पे इसमें पूर्ण विराम लगाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स, जिसमें फर्स्ट है फाइनेंस। ओके, फाइनेंस में हम एग्जाम्पल लेते हैं एक कंपनी का, 2 कंपनीज का एक्चुअली, कंपनी ए एंड कंपनी बी। ये है कंपनी ए और ये है कंपनी बी। अब कंपनी ए बनाती है कार्स, कंपनी ए क्या बनाती है, कार्स बनाती है। काफी मालदार पार्टी है, बहुत पैसा है इनके पास, मोटी पार्टी है। और ऑन द अदर साइड कंपनी बी जो है वो टी शर्ट्स बनाती है। बहुत छोटू सा बिजनेस है इनका, इतनी कोई मालदार पार्टी नहीं है, ऑब्वियसली बनना चाहती है लेकिन अभी है नहीं। सो 2 कंपनीज का एग्जाम्पल है, कंपनी ए, कंपनी बी। कंपनी ए कार्स बनाती है, बहुत मालदार पार्टी है, इंपोर्ट करती है टेक्नोलॉजी, और काफ़ी पैसा है इनके पास, इनके कनेक्शन अंबानीज के साथ हैं। और बी कंपनी बहुत छोटू सी कंपनी है, टी शर्ट्स का बिजनेस चलाती है, काफ़ी बड़ा बनना चाहते हैं लेकिन फिलहाल छोटी कंपनी है। अब आप दोनों की ही सुने तो इनको फाइनेंस की कभी कोई दिक्कत नहीं होती, इनका फाइनेंशियल सिस्टम हमेशा बहुत अच्छा चलता रहता है। उनको आए दिन फाइनेंसेस की कमी हो जाती है, आए दिन उनके पॉकेट में पैसे खत्म हो जाते हैं और उनको देखना पड़ता है। अब ऐसे सिनेरियो में सोच के देखिए कौन कौन से वाला चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज करेगा, ये दोनों किस तरह का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पसंद करेंगे। इस पे देखिए, जो कंपनी बी है, अगर ये सोचे कि मैं खुद का एक शोरूम बनाऊं जहां पे मैं अपनी टी शर्ट्स रखूं, तो इनको एक एरिया लेना पड़ेगा रेंट पे, या फिर खुद ही परचेज कर लेना पड़ेगा। उसकी पूरी इंटीरियर चेंज करानी पड़ेंगे, जितने भी बेसिक खर्चे होते हैं वो करने पड़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, जितने भी लोग हायर करने हैं वो करने पड़ेंगे, पूरे सिस्टमैटिक वे में टी शर्ट्स रखनी पड़ेंगी। मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। क्या ये उसके लिए तैयार हैं?
भाई उनके पास नॉर्मली पैसे नहीं है, उनको आए दिन फाइनेंशियल दिक्कत जाती है, वो कैसे तैयार कर मतलब कैसे प्रिपेयर करेंगे इतना बड़ा सेटअप? सो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इनको क्या चूज करना पड़ेगा? इनको चूज करना पड़ेगा ये आगे किसी को बेचे, वो आगे किसी को बेचे, वो आगे किसी को बेचे, तभी इनकी दुकान चल पाएगी। ऑन द अदर साइड ये इतनी मतलब मालदार पार्टी है, तो अगर ये सोचती है कि मैं एक शोरूम बना लेता हूँ, डायरेक्टली खुद ही बेचूंगा, मिडिलमैन का जो पैसा है वो भी खुद ही खा लूंगा, तो ऐसे में इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। रात में सोचा, सुबह पापा ने शोरूम खोल के दे दिया। यही होता है ना बड़े बड़े घर के लोगों के साथ, जो बोलते हैं चुटकियों में हो जाता है। देयर वाज दिस चैनल, बीच में एक जी चैनल पे एक वो आया था, दिल्ली की सबसे एलीट क्लास की जो 20 विमेंस थी उनके ऊपर बेस्ड एक शो बना था। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट शो, लेकिन आई यूज्ड टू सी इट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कैसे इनकी मेंटालिटी वर्क करती है, मतलब इतना पैसा ये कहाँ कैसे क्या लगाते हैं। तो उसमें क्या हुआ, एक लड़का था, ही वॉज लाइक मतलब उन्हीं में से एक का बच्चा था, ही वॉज हार्डली 20-21, और वो अपने डैड से बात नहीं कर रहा था क्योंकि उसके डैड ने मना कर दिया था कि वो उसको नई गाड़ी नहीं लेके देंगे, बड़े वाली एज ए लाइक पजेरो जैसे आती है। तो उसने मतलब अपने डैड को, ऑब्वियसली जब हमारे पेरेंट्स हमें कुछ नहीं दिलवाते तो हम थोड़ा गुस्सा हो जाते, तो वो गुस्सा होकर बैठा था। तो उसकी मॉम ने उसके डैड को कन्विंस किया कि देखो बच्चा परेशान हो रहा है, तुम लेके दो ना, और नेक्स्ट डे ही उसने उसको नई गाड़ी लेके दे दी। मतलब लिटरली, मतलब जैसे हमारे लिए होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं तो हम पेरेंट्स को बोलते तो वो अगले दिन दिला देते हैं, वैसे होता है उनके साथ। तो जो एलीट क्लास होती है, जो ये बहुत पैसे मालदार पार्टीज होती है ना, ये ऐसे ही वर्क करती हैं कि रात को इन्होंने सोचा और सुबह इनका बिजनेस मतलब अलग से काम शुरू हो गया। सो इन्होंने, मोटी पार्टी ने खुद का शोरूम बना लिया और यहाँ पे बेचना शुरू कर दिया, विदाउट एनी मिडिल मैन, विदाउट टेकिंग एनी मिडिल मैन इन बिटवीन। सो कहने का मतलब क्या है, जिसकी जेब में जितना पैसा है ना, वो उतना प्रेफर करता है कस्टमर से डायरेक्ट लिंक बनाने का, लेकिन जिसकी जेब जितनी खाली है वो प्रेफर करता है मिडिलमैन के थ्रू अपना काम निकलवाने का। सो इट सेज अ कंपनी व्हिच हैज डीप पॉकेट और नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुड प्रेफर डायरेक्ट सेल, while financially weak companies depend upon distribution channels और middlemen। मतलब जो डायरेक्ट, मतलब जिनके पास बहुत पैसा है वो तो डायरेक्टली बेच सकते हैं, और जिनके पास कम पैसा है वो फिर मिडलमैन की हेल्प लेते हैं। चलिए, ये हो गया दोनों कंपनीज का एग्जाम्पल और फाइनेंस का पॉइंट भी समझ लिया। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल के बारे में। ये क्या बोलता है? It says the firms wanting tight control over the distribution prefer short path। अब ये एक इंसान था, A फॉर आले, ठीक है, और ये एक इंसान था बी फॉर बाले, ए फॉर आले, बी फॉर बाले। अब ए इंसान ना बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का था, इसको ना ज़्यादा चिक लाइफ में बर्दाश्त नहीं होती थी, ये ना ज़्यादा किसी को टॉलरेट कर पाता था। इसको चाहिए होता था कि जैसा मैं बोलूँ बिल्कुल वैसा ही हो, जो मुझे चाहिए बिल्कुल उसी वे में हो। जब आप इतने रिजिड हो जाते हैं तो आप प्रेफर करते हैं कि आप डायरेक्टली ही कस्टमर से डील करें, क्योंकि बीच में जो ये मिडिलमैन वाला सीन होता है ना, मिडिलमैन को समझाना, मिडिलमैन के साथ डील करना, मिडिलमैन पे कंट्रोल रखना, ये इनसे हो नहीं पाता। ये स्ट्रिक्ट नेचर के, बहुत रिजिड नेचर के, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसे लोग मिडिलमैन को प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन जो वाले थे हमारे, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर के थे। ये बोलते थे कि भाई मैं तो ना किसी को भी हैंडल कर सकता हूँ, आई हैव दिस मच टॉलरेंस इन मी, और मैं कोशिश करता हूँ कि कंट्रोल को मैं डेलीगेट करके रखूँ, हर किसी के पास थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हो। तो ऐसे में ये अपने नीचे कितने भी मिडिलमैन को एडजस्ट कर सकते थे। तो ये प्रेफर करते थे लॉन्ग चैनल, ये प्रेफर करते थे शॉर्ट चैनल। कहने का मतलब क्या हुआ, दोबारा से समझ लो। दो इंसान हैं, आले और बाले। आले जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के हैं, जिनको टाइट कंट्रोल रखना चीज़ों पे बहुत पसंद है। तो ये इंसान
मिडल मैन को बर्दाश्त कर ही नहीं पाता, क्योंकि जहां पे आप मिडल मैन रखना शुरू कर दोगे उनको आपको पावर देनी पड़ेगी, अथॉरिटी देनी पड़ेगी, कंट्रोल देनी पड़ेगी, और उनको तो वो चीज़ मतलब इनको तो वो चीज़ देनी नहीं है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही प्रेफर्स कि मतलब जो सिस्टम है वो डायरेक्ट रहे, छोटू सा रहे। लेकिन ऑन द अदर साइड जो ये बाले भाई साहब हैं ये थोड़े फ्लेक्सिबल नेचर के हैं, इनको इतना ज़्यादा टाइट कंट्रोल पसंद नहीं है, तो ये डेलीगेट करने पे थोड़ा सा फोकस देते हैं और लोगों को बोलते हैं भाई ठीक है तुम बीच में ऐड हो जाओ, तुम ले लो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल, थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो अपने कंधों पे। तो ऐसे में ये बड़ा चैनल पसंद करेंगे। तो कंपनी किस तरह की है? अगर कंपनी टाइट कंट्रोल रखना पसंद करती है तो वो शॉर्ट पाथ और डायरेक्ट सेल प्रेफर करेगी, लेकिन जो कंपनीज जो फर्म्स अपना कंट्रोल शेयर करना माइंड नहीं करती हैं वो फिर मिडलमैन अपॉइंट कर सकती हैं। एंड आई गेस विद दिस द फाइनेंस पॉइंट्स आर ओवर टू। तो मतलब अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट हमारा पॉइंट, दैट इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर, मतलब मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। चलिए पढ़ते हैं। ओके, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, यहाँ आते हैं 2 पॉइंट्स, एक थी मोनोपोली और दूसरा है कंपटीशन बहुत सारा। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर है, पूरी मार्केट में सिर्फ मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ। तो जब पूरी मार्केट में मैं ही एक मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं अपने मन पसंद के अकॉर्डिंग काम करूँगी, मैं चाहूँगी जैसा मैं उस वे से सेल करूँगी, मैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करना चाहूँ मैं वो करूँगी, क्योंकि भाई कंपटीशन नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरी लाइन में वर्क कर रहा हो, मैं अकेली सेलर हूँ। तो उस टाइम पे लोगों के पास ऑप्शन ही क्या है, मैं जिस वे से बेचना चाहूँगी उन्हें खरीदना चाहेगा अगर उनको नीड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तो। लेकिन ऑन द अदर साइड व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन, मतलब आप जो काम कर रहे हो वैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है यार ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। जैसे अब बिजनेस स्टडीज की वीडियोस बहुत सारे लोग बनाते हैं, मैं बनाती हूँ और भी बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो समटाइम्स आपको देखना पड़ता है कि यार वो कैसे कर रहा है, देखो थोड़ा सा। मतलब इफ़ यू वांट योर थिंग टू बी द बेस्ट, इफ यू वांट योर वीडियो टू बी द बेस्ट, देन इन दैट सिनेरियो आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करना ही पड़ेगा। ये नॉर्मल बिजनेस का कल्चर ही है। तो ये यहाँ बोलते हैं कि जैसे द टाइप ऑफ चैनल सिलेक्टेड बाय अ कॉम्पिटिटर ऑल्सो अफेक्ट्स द सिलेक्शन ऑफ चैनल। आपके कॉम्पिटिटर ने क्या चैनल सेलेक्ट किया है वो काफ़ी हद तक आपके चैनल को, आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के सिलेक्शन में भी अफेक्ट करेगा। As a company may select the same channel as selected by the competitor। एक बहुत सिंपल तरीका होता है कि भैया उसने ये चूज़ किया अपन भी ये चूज़ कर लेते हैं। तो मतलब जो आपका कॉम्पिटिटर सेलेक्ट कर रहा है आप भी वही सेलेक्ट कर रहे हो। और समटाइम्स द बिजनेसमैन प्रेफर्स नॉट टू सेलेक्ट द चैनल सेलेक्टेड बाय द कॉम्पिटिटर। और कई बार ये होता है हमें लगता है यार उसने ये चीज़ की है अपन कुछ और करके देखते हैं। तो ऐसे में दोनों तरीके हो सकते हैं, एक जो कॉम्पिटिटर कर रहा है अपन भी वही कर लें कि भैया बिना सोचे समझे फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा ये कि वो ये कर रहा है तो अपन वैसा नहीं करेंगे, अपन दूसरा तरीका अपनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द कॉम्पिटिटर हैज चूजन टू सेल द डिटर्जेंट पाउडर थ्रू बिग रिटेल हाउस। अगर आपका कॉम्पिटिटर बिग रिटेल हाउस के थ्रू डिटर्जेंट पाउडर बिकवाना चाह रहा है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसा सेल्समैन जो डोर टू डोर जाए और लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताए। यहाँ पे आपका कॉम्पिटिटर कुछ और काम कर रहा था लेकिन आपने किसी और वे से काम किया है या फिर अपना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट किया है। सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि मोनोपोली में तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं आपको कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू के अकॉर्डिंग, अपने बाकी जितने हम फैक्टर्स पढ़ चुके हैं उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपका कॉम्पिटिटर है मार्केट में तो सिर्फ आप अपने आप को देख के अपने फैक्टर्स नहीं सेलेक्ट कर सकते हो, अपना चैनल नहीं सेलेक्ट कर सकते हो, आपको उस कॉम्पिटिटर वो क्या कर रहा है उसका भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव फैक्टर में सिर्फ यही है। वैसे हमने इसमें 2 पॉइंट्स पढ़े थे लेकिन जब एक्सप्लेनेशन की पार्ट आई है तो एक ही पॉइंट में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो ऐसे मानिए दोनों पॉइंट्स साथ में ही हैं। ठीक है, चाहो तो उसे अलग अलग भी लिख सकते हो। नाउ आता है हमारा 4th फैक्टर दैट इज मार्केट रिलेटेड फैक्टर। अब इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे कि नेचर ऑफ मार्केट। ये बोलते हैं
In industrial market, direct selling is preferred, whereas in consumer market, distribution channels are appointed. एक होता है आपका इंडस्ट्रियल मार्केट, ठीक है, एक होता है क्या आपका इंडस्ट्रियल मार्केट, और दूसरा होता है आपका कंज्यूमर मार्केट. चलिए बहुत बढ़िया, इंडस्ट्रियल मार्केट एंड सेकेंड होता है आपका कंज्यूमर मार्केट. इंडस्ट्रियल मार्केट में क्योंकि इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, मशीन्स होंगे, बड़े बड़े कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तो इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे. ठीक है, बहुत बढ़िया. जब इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे तो मैन्युफैक्चरर प्रेफर करेगा कि वो कस्टमर को डायरेक्टली सेल करे. लेकिन ऑन द अदर साइड जब कंज्यूमर मार्केट की बात आती है तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं सोप, पेपर, दिस एंड दैट, राइट. तो ऐसे में वो प्रेफर करते हैं कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली अपना टाइम ना वेस्ट करके मिडलमैन्स के थ्रू कस्टमर तक पहुंचे. सो इंडस्ट्रियल रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे तो ऑब्वियसली टेक्निकल चीजें होंगी, तो मैन्युफैक्चरर ऑब्वियसली चाहेगा कि वो कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील करे. लेकिन कंज्यूमर मार्केट में हम क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट से डील कर रहे होते हैं तो मिडलमैन अफोर्ड कर सकते हैं बीच में, और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा लंबा रख सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट जो कि मार्केट में उसमें आता है, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स में. दिस इज साइज ऑफ द मार्केट. If the number of customers are large, then more middlemen are used, whereas when market consists of small number of consumers, then short or direct channels are used. बेचने वाला एक है, ठीक है, खरीदने वाले लाखों हैं. बेचने वाला एक है, खरीदने वाले लाखों हैं. तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, अकेले तो ये सबके साथ डील कर नहीं पाएगा. क्या ये अकेले सबके साथ डील कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. तो इसे मिडलमैन ज्यादा रखने पड़ेंगे. बेचने वाला अकेले है, खरीदने वाले भी बहुत कम हैं, तो ऐसे में उनके साथ ये डायरेक्ट डील करना पसंद करेगा. सिंपल सा लॉजिक है भाई. बेचने वाला एक है, मतलब मैन्युफैक्चरर एक है, प्रोडक्ट एक इंसान ने बनाया है, लेकिन खरीदने वाले लाखों बैठे हुए हैं. तो ऐसे में मिडलमैन ज़्यादा हो सकते हैं, और मिडलमैन रखने भी चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ डील कैसे करोगे आप अकेले. लेकिन जब लेने वाले, खरीदने वाले ही कम हैं, तो ऐसे में मिडलमैन रख के अपना टाइम क्यों और वो करवाओगे, मतलब टाइम तो वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, और अपना टाइम सेव करा रहे हो. क्यों करवा रहे हो? तुम्हारे को क्या करना है, तुम्हारे तो खरीदने वाले इतने नहीं हैं. तो ऐसे में ये बोलते हैं यहाँ पे डायरेक्ट चैनल यूज करेंगे, और यहाँ पे आप मिडलमैन इंसर्ट करके थोड़ा लॉन्गर चैनल इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, सो ये हो गया हमारा साइज ऑफ द मार्केट. चलिए नेक्स्ट है जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन. अच्छा, ये एक नया ही फैक्टर आ गया. अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है when buyers are concentrated in a limited area, the direct selling is preferred. ये मैं हूं, ठीक है, I am the manufacturer, ठीक है, मैंने रग्स का बिजनेस स्टार्ट किया है, और मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि मैं एमपी के लोगों को ही बेचूं, मैं बाहर के किसी और एरिया के लोगों को नहीं बेचूं. I am what? I am the manufacturer. मैंने रग्स का बिजनेस स्टार्ट किया है, और मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एमपी के लोगों को बेचूं. तो ऐसे में एमपी के लोग डायरेक्टली मेरे कांटेक्ट में रह सकते हैं, क्योंकि भैया एमपी इतना भी बड़ा नहीं है कि लोग डायरेक्टली मेरे साथ कांटेक्ट में ना रह पाए. तो यहाँ मैं प्रेफर करूँगी डायरेक्ट सेलिंग. ऑन द अदर साइड मैंने रग्स का अगेन बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन दिस टाइम आई वांट कि मेरे कस्टमर्स देश विदेश से आए. मेरे कस्टमर्स क्या हो? देश विदेश से आए. मैं
मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने रग्स का बिजनेस स्टार्ट किया एंड आई वांट माय कस्टमर टू बी फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। तो ऐसे सिनेरियो में ऑब्वियसली मैं सबके साथ सेम वे में डील नहीं कर पाऊंगी अकेले। आई विल हैव टू हायर मैन्युफैक्चरर्स, मतलब नॉट हायर बट आई विल हैव टू बी इन टच विद मिडलमैन्स। मैन्युफैक्चरर तो मैं खुद ही थी, सॉरी गलत बोल दिया, मिडलमैन्स, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि जब आपके कस्टमर्स कॉन्सेंट्रेटेड वे में होते हैं, एक जियोग्राफिकल एरिया में ही कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो यू प्रेफर कि आप डायरेक्ट सेलिंग करें, क्योंकि एक ही एरिया की बात है, ज़्यादा तो घूमना नहीं है। लेकिन जब आपके कस्टमर्स अलग अलग एरियाज में स्कैटर्ड होते हैं तो आप प्रेफर करते हैं कि आप मिडलमैन्स रखें ताकि आप सबके साथ कनेक्शन मेंटेन कर पाएँ। सो जब बायर्स कॉन्सेंट्रेटेड होंगे लिमिटेड एरिया में तो डायरेक्ट सेलिंग प्रेफर की जाएगी, लेकिन जब कस्टमर्स स्कैटर्ड होंगे देन क्या हमारी दूसरी वाली चीज़ प्रेफर की जाएगी, दैट इज लॉन्गर चैनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वांटिटी परचेज्ड। ये बोलते हैं if order size is big then direct selling from firm is preferred whereas for small orders retailers are preferred। मैंने यहाँ पे आपको ब्रीफिंग के टाइम पे प्याज की अनियंस की वो दी थी एग्जाम्पल। अब मैं देती हूँ आपको एग्जाम्पल फॉर से बैंगन की, और कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे इस टाइम पे, मेरा दिमाग सिर्फ इतना ही काम कर रहा है। बैंगन का ऑर्डर, मेरे घर में एक फंक्शन है और ज़्यादातर रिश्तेदारों की डिमांड थी, दे वांट टू ईट बैंगन का भरता, ठीक है। सबने बोला आपके घर का बैंगन का भरता बड़ा अच्छा लगता है, हम तो वही खाएंगे। अब नॉर्मली जब हम बैंगन का भरता बनाते हैं तो हमारी कॉलोनी में जो सब्जी वाले भैया आते हैं हम उनसे खरीद लेते हैं 250 ग्राम्स बैंगन, हाफ केजी बैंगन, 1 केजी बैंगन, जितनी भी रिक्वायरमेंट हो। वी हैव 3 पीपल इन आवर हाउस, तो हमारा हाफ केजी से काम चल जाता है, ठीक है। तो ये हम सब्जी वाले भैया से जो हमारी कॉलोनी में आता है उनसे खरीद लेते हैं। लेकिन अब मुझे पूरे रिलेटिव्स के लिए, मतलब पूरे खानदान के लिए बैंगन का भरता बनाना है, तो मतलब मुझे बैंगन भी ज़्यादा चाहिए होंगे। अब मैं इनके पास जाऊंगी सब्जी वाले भैया के पास कि भैया मुझे तो 100 किलो बैंगन दे दो, तो वो बोलेंगे मैडम मेरे पास कहाँ से आएगा, मैं खुद मार्केट से 5 किलो बैंगन लाता हूँ, 10 घरों में सप्लाई करता हूँ, मेरे पास 100 किलो कहाँ से आएगा। तो मैं उनसे पूछूंगी आप कहाँ से लाते हो, तो वो बोलेगा मैं तो डायरेक्टली फार्मर से लेके आता हूँ। तो मैं उनको बोलूँगी चलिए मेरे को भी ले चलिए फार्मर्स के पास, और मैं 100 किलो बैंगन किन से ले लूँगी, डायरेक्टली फार्मर से ले लूँगी। और फार्मर्स बोले तो मैन्युफैक्चरर। तो ये बोलते हैं कि जब आपको बल्क में आइटम खरीदनी होती है, मतलब बहुत सारी आइटम खरीदनी है, तो आप प्रेफर करते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज करना। लेकिन जब आपको हल्की फुल्की छोटी छोटी आइटम्स खरीदनी होती है, छोटे छोटे अमाउंट्स में आइटम खरीदनी होती हैं, तो आप प्रेफर करते हैं कि आप रिटेलर से खरीद लें। सो बल्क ऑर्डर्स हैं तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कस्टमर के साथ कांटेक्ट करेगा या कस्टमर मैन्युफैक्चरर के साथ कांटेक्ट करेगा, और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट रहेगा, 0 लेवल वाला। लेकिन जैसे जैसे छोटे अमाउंट होते जाते हैं वैसे वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मिडलमैन इंसर्ट करते रहते हैं। दैट्स अनदर पॉइंट जो हमने पढ़ लिया। लास्ट है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, इट सेज other important factors which affect the choice of channels of distribution include environmental factors such as trade policy, economic policy, etc. See, ये बोलते हैं कि जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ की एक इकोनॉमी है, वहाँ की इकोनॉमी के कुछ सिस्टम है, वहाँ की इकोनॉमी कुछ पॉलिसीज़ पे चलती है। आप अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ों में आपको परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ चीज़ों में आपको लाइसेंस अथॉरिटीज़ लेनी पड़ती है, और कुछ चीज़ों में आपको गवर्नमेंट की कही हुई बात को मानना पड़ता है।
तो यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है कि समवट जब आप डिसाइड करते हो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रखना है, तो आप ये भी देखते हो कि आपकी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या बोलती है, आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या बोलते हैं, आपकी सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो क्या बोल रही हैं। इन अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी शॉर्टर चैनल्स आर प्रेफर्ड। जब इकोनॉमी डिप्रेस्ड होती है, मतलब नेगेटिव में जा रही होती है, दैट टाइम यू प्रेफर छोटे चैनल्स हों। लेकिन जब इकोनॉमी बूम पे होती है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं बड़े बड़े चैनल्स रखना। और इस तरह से यहाँ पे आपके सारे पॉइंट्स ख़त्म होते हैं। ये वीडियो क्योंकि ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है तो मैं यहाँ पे आपको वो टेबल बना के नहीं दिखा रही हूँ। वो जो टेबल मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सारे फैक्टर्स लिखूंगे एंड आई टेल यू क्या क्या है, हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी समरी फॉर्मेट में, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम यहीं पे ही ख़त्म करें क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन ने काफ़ी टाइम ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे फैक्टर्स ख़त्म होते हैं। इन सब फैक्टर्स की मदद से आप डिसाइड करेंगे चॉइस ऑफ चैनल। चलिए फिर अब हम बात करते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। सी प्लेलिस्ट क्योंकि अब बहुत सारी हो गई हैं, बहुत सारे टीचर्स हो गए हैं, बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं चैनल पे, इसलिए हमने थोड़ी सी सॉर्टिंग करने के लिए वेब पेज बना दिया है। आपको बस गूगल पे जाना है, magnetbrains.com टाइप करना है, वहाँ पे आपको ये एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज दिखेंगे। यहाँ जाके आप हम में से किसी भी टीचर की, आप किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। लाइक फॉर से आपको 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ देखना है तो यू हैव टू गो टू क्लास 12। यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ मेरी फ़ोटो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आप जाएंगे, इस पर क्लिक कीजिएगा, फुल कोर्स कंप्लीट मतलब खुल जाएगा। यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगी, हर चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं वो पता चल जाएंगे और आप इसमें जाके अपना फर्स्ट चैप्टर की 66 लेक्चर्स देख सकते हैं, सेकंड चैप्टर के 74 लेक्चर्स देख सकते हैं और इस वे से अपनी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि प्लेलिस्ट में फर्स्ट चैप्टर तो बहुत ईजिली मिल जाता था, लेकिन उसके बाद फोर्थ चैप्टर के लिए बहुत नीचे जाना पड़ता था। यहाँ पर वो नहीं होगा, आप डायरेक्टली फोर्थ चैप्टर पर क्लिक करोगे, वीडियो खुल जाएगी, वीडियो देख लेना और उसके बाद मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। मैग्नेट ब्रेन्स इज़ नाउ फॉर किंडरगार्टन पीपल टू 12th क्लास। 4th से 12th तक के लिए था पहले, लेकिन अब ये किंडरगार्टन से मतलब छोटे छोटे बच्चों से लेके 12th क्लास तक के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल चला रहा है। इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जितना भी हो सके। Thank you so much for watching this video.